आपने सर्टिफिकेशन को ज्वाइन किया तो अभी तक आपके लिए फ्रूटफुल है? हाँ, मैं सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। फील्ड के अंदर आया तो फिर मुझे पता चला कि यार जिसे हम बिजनेस के अंदर हमेशा से अपना जो है वो मार्जिन कहते थे, वो कभी भी हमारा मार्जिन था, वो हमारा मार्कअप था। इसी फील्ड में फिर मुझे पता चला कि यार जिसे धंधे में हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं वो हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर इसके बाद इसी फील्ड से पता चला कि यार जो टैक्सेशन है वो क्यों अहम है और टैक्सेशन को किस तरह आप यूटिलाइज अपने ही बिजनेस में कर सकते हैं। तो मुझे इस फील्ड ने लिटरली मुझे अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप इस तरह दोनों चीजों में बेनिफिशियल हो गए, आपकी डिग्री भी हो गई और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशन ने दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की। अच्छा, एज यू मेंशन कि आप जो हैं एक डिबेट चैंपियन रह चुके हैं, यू हैव परफॉर्म नेशनल डिबेट एज वेल एज प्रोविंशियल डिबेट। तो आप कैसे प्रिपेयर करते थे ऐसे हाई स्टेक परफॉर्मेंसेस के लिए? सो हाउ डिड यू एंड अप? वाज इट योर पैशन? मेरा पैशन जो है वो डिबेट रहा है और बहुत अरसे से रहा है। मैं जब अपने सेकंड ईयर के अंदर था तो एक कंपटीशन इस तरह का है, वो कॉलेज था गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज, और उसकी जो करारदाद थी वो थी जब भी बिका शऊर बिका आगाही बिकी। तो उसमें सर सैयद कॉलेज की एक मेरी साथी मुकर्ररा थी रहमा जावेद गौरी, और उसने जब बोलना शुरू किया तो फिर उसका जो ऐवान तालियों से गूंजा, जो उसने अपने आर्गुमेंटेशन दिए और जो पूरा एक ऑरा उसका क्रिएट हुआ, तो फिर मुझे पता चला कि यार एक लड़की जो है वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है अपने अल्फाजों से, तो यार मुझे ये करना है। तो बस फिर मैंने सोच लिया कि यार मैंने अब पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आना है। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि यार मुझे स्पार्क हुआ और देन मैं उस तरफ आया। Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook, where real stories meet real conversations. As of today, we have a very special guest with us. Our guest of today wears many hats. Not only is he an entrepreneur, an ACCA qualified accountant, but apart from that, he is a national debate champion. And currently, he is the vice president of TLS, the Banis Literary Society. So without any further ado, let us all give a warm welcome to our very own guest of today, Mr. Shehbaz Arand. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Aisha. So I'll start off with a very basic question. First of all, I'd like to ask you how are you doing? How's everything? Alhamdulillah, fine. अच्छा, first of all, I'll ask you the question कि आपने finance की degree join की. So how did you end up in finance? कि parents का influence था, खुद का personal decision था या किसी का recommendation था? अच्छा, ना पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था ना किसी का पर्सनल रिकमेंडेशन था। असल में मैंने जब पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मैं बहुत सारे कंपटीशन में जाता था, तो वहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड से जजमेंट पैनल आता था। Okay. अच्छा, वो जब जजमेंट पैनल जो आता था वो अलग अलग इंस्टीट्यूट और अलग अलग इदारे से होता था। Okay. उसमें मेरी मुलाकात बलाज, रामिस, राफे, अनस इन तमाम से हुई। अच्छा, जब मैंने इनसे बात की तो इन्हें जाना तो फिर मुझे पता चला कि यार एक अकाउंटेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, फील्ड है, वो एग्जिस्ट करती है। और ये जो है ना ये फील्ड मतलब एक बहुत लेगेसी फील्ड है, तो इसकी जो है ना एक अपनी वर्थ है। तो जब मैंने इसको जाना तो फिर मुझे पता चला कि यार सीए और एसीसी ये दो अलग फील्ड हैं, जिसके अंदर सीए जो है वो पाकिस्तान की बॉडी आईकैप ऑन करती है और एसीसी जो है वो इंटरनेशनल बॉडी लंदन से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, वो ऑन करता है। तो फिर मुझे जब एसीसी के बारे में पता चला तो मुझे पता चला कि यार ये बहुत फ्लेक्सिबल डिग्री है, जो कि मैं अपने लिए चाह रहा था कि यार मुझे फ्लेक्सिबल सर्टिफिकेशन मिल जाए। Of course, हाँ. क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा चूँकि मेमन फैमिली के अंदर जब बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, जब वो 18 साल से ऊपर उसकी उम्र क्रॉस कर जाती है, तो उसे अपने बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखानी ज़रूरी है। तो ये वजह थी कि यार मुझे कोई ऐसी फील्ड चाहिए जहां पर मैं फ्लेक्सिबल भी रहूं और मैं उसके साथ साथ अपना बिजनेस साथ कंटिन्यू कर सकूं। तो ये मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, तो तभी मैंने जो है वो इस डिग्री की, इस सर्टिफिकेशन की तरफ में आया। अच्छा, आपने सर्टिफिकेशन को ज्वाइन किया तो अभी तक आपके लिए फ्रूटफुल है? कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? हाँ, मैं सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, इस सेंस में कि यार जब इस फील्ड के अंदर आया तो फिर मुझे पता चला कि यार जिसे हम बिजनेस के अंदर हमेशा से अपना जो है वो मार्जिन कहते थे, वो कभी भी हमारा मार्जिन था, वो हमारा मार्कअप था। इसी फील्ड में फिर मुझे पता चला कि यार जिसे धंधे में हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं वो हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर इसके बाद इसी फील्ड से पता चला कि यार जो टैक्सेशन है वो क्यों अहम है और टैक्सेशन को किस तरह आप यूटिलाइज अपने ही बिजनेस में कर सकते हैं। तो मुझे इस फील्ड ने लिटरली मुझे अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
तो आप इस तरह दोनों चीजों में बेनिफिशियल हो गए, आपकी डिग्री भी हो गई और साथ ही साथ आपको Yes. सर्टिफिकेशन ने दोनों चीजें आपको यस, प्रोवाइड की एग्री हैं। एग्री। सो दैट्स ग्रेट फॉर यू। अच्छा, एज यू मेंशन्ड कि आप जो हैं एक डिबेट चैंपियन रह चुके हैं, यू परफॉर्म नेशनल डिबेट एज वेल एज प्रोविंशियल डिबेट्स, आपने दोनों तरफ से किया। तो आप कैसे प्रिपेयर करते थे ऐसे हाई स्टेक परफॉर्मेंसेस के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑफ कोर्स लोग इतना पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाते नहीं हैं। सो हाउ डिड यू एंड अप, वाज इट योर पैशन? पैशन मेरा क्या है, मेरा पैशन जो है वो डिबेट रहा है और बहुत अरसे से रहा है। अच्छा, डिबेट पैशन क्यों बना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो ये है कि यार मैं जब अपने सेकंड ईयर के अंदर था तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे। Okay. गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके इन्विटेशंस आते हैं। सही। अब उन इनविटेशन की बेस पे स्कूल कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन होती है उस इंस्टीट्यूट के अंदर और वो फिर पार्टिसिपेट कर रहा होता है कंपटीशन के अंदर। तो एक कंपटीशन इस तरह का आया, वो कॉलेज था गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज, जहाँ पर जो है वो डिबेट कंपटीशन था और उसकी जो करारदाद थी वो थी कि जब भी बिका शऊर बिका आगाही बिकी। अच्छा, इस करारदाद में मैं अपने दोस्तों के साथ चली गया। दोस्तों ने बोला कि यार, टीचर ने कहा था कि यार आप दो अपने साथ किसी भी अपने फ्रेंड को लेके जा सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा एक सोशल पर्सन हूँ, तो मेरे दोस्त ने बोला यार शहबाज तुम हमारे साथ चलो। तो मैं वहां पर गया और मैंने वहां पर जो है वो तकरीर सुनी, तो उसमें सर सैयद कॉलेज की एक मेरी साथी मुकर्ररा थी रहमा जावेद गौरी। अच्छा, जब वो पार्टिसिपेशन के लिए आई और उसने जब बोलना शुरू किया तो फिर उसका जो ऐवान तालियों से गूंजा, जो उसने अपने आर्गुमेंटेशन दिए और जो पूरा एक ऑरा उसका क्रिएट हुआ, तो फिर मुझे पता चला कि यार एक लड़की जो है वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है अपने अल्फाजों से, तो यार मुझे ये करना है। तो बस फिर मैंने सोच लिया कि यार मैंने अब पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आना है। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि यार मुझे स्पार्क हुआ और देन मैं उस तरफ आया। अच्छा, फिर मेरे जहन में उस वक्त एक ख्याल भी गुजरा, वो ये था कि यार मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मैंने सोचा यार एक लड़की अगर इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है तो दरबार यजीद में हजरत बीबी ज़ैनब ने जो खुतबा दिया होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका आज जो लफ्ज जो हैं उनके, वो आज भी हमारे लिए जो है वो मशले राह हैं। तो इससे मैंने ये बोला कि यार मैंने बोलना तो है लेकिन बोलना हक है और अपना नजरिया बोलना है। बिल्कुल, और ऐसा नजरिया रखना है जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। ओके, तो एज यू मेंशन कि आपने राहिमा से आप इंस्पायर हुए, सो आपका कोई ऐसा डिबेट था जिसको आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत लोगों को इम्पैक्ट दिया उस चीज का, और वाकई बहुत ज्यादा आपकी वन ऑफ योर फेवरेट डिबेट्स कौन सी रही है अभी तक? अच्छा, अगर मैं डिबेट्स की बात करूं तो डिबेट्स बहुत डिफरेंट रही है, स्पीच बहुत अलग रही है, डेक्लेमेशन बहुत अलग रहा है। तो जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट जो डिबेट रही है, जो मैंने बोला यार मैंने बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो मेरा डाओ का मुबाहिसा है। तो डाओ का मुबाहिसा हुआ 2022 के अंदर आज़ादी इजहार के नाम से, जिसका मैं फातेह करार पाया। तो वो मुझे लगता है कि यार मेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल डिबेट रही है, क्योंकि मैंने उसके अंदर लॉजिकल प्लस फैक्चुअल बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा जो है वो मेरी अच्छी डिबेट रही है। अच्छा, ध्यान में बात करूं कि यार अगर मेरी तकरीरों में, तो तकरीरों में मुझे लगता है कि जो मेरी इम्पैक्टफुल एक जो तकरीर रही ना, एक नहीं है दो है चैनल की तकरीर है, उसमें से एक तकरीर मेरी जीटीवी की है। जीटीवी की सेमीफाइनल की तकरीर है, तो वो बहुत मुझे लगता है कि उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। फिर मुझे उस तकरीर के बाद पता है क्या पता चला, मुझे पता चला कि यार पावर ऑफ सोशल मीडिया क्या होती है। क्योंकि मैंने उस तकरीर के अंदर जो शहर पाकिस्तान के अंदर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ था एक खास मजहबी जमात के ऊपर, मैंने उस पूरी जमात के ऊपर जो जुल्म रमज़ान के महीने के अंदर हुआ था उसको उस तकरीर के अंदर नरेट किया और उसके अंदर पैगाम दिया कि यार ये जुल्म था और इस जुल्म के नतीजे में अगर आपकी हुकूमत गई तो उसकी वजह जो है वो, मैं चूँकि रिलीजियस पर्सन हूँ तो हम किसी और तरीके से चीज़ों को मानते हैं, तो वो उसकी वजह जो है वो ये बनी। लेकिन सिर्फ उसकी वजह ये नहीं थी, उसकी वजह और फिर चूँकि अपने इस साइड से बात करूँ तो उसकी वजह और भी चीज़ें थी, जिसमें इकोनॉमिकल साइड भी थी, जिसमें बिजनेस साइड भी थी और जिसमें जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो बना था वो भी वजह थी। लेकिन उस वक्त चूंकि जो है वो इतना जो है वो शऊर नहीं आया था, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तकरीर जो मेरी है ना वो वन ऑफ द बेस्ट तकरीर है। और अगले दिन जो है वो मेरे पास मतलब लाइनें लग गई थी व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और उन जमात के जो सरबराहान हैं और जो बड़े लोग हैं जिन तक इतनी आसान से एक्सेस नहीं होता, तो उन तक एक्सेस हुआ और उनसे मुलाकात हुई, तो ये मेरे लिए जो है वो बहुत वो थी। अच्छा, एक और तकरीर जो इम्पैक्टफुल इस सेंस में तो नहीं कह सकता, लेकिन वो मेरे दिल से बहुत करीब है, वो 21 रमज़ान की बोल की तकरीर है जो मैंने मौला अली पे की थी कि कंबर का है सरदार, मीसम का है सरदार, कंबर का वली है, जो नाज़े रिसालत है वही ज़ाते अली है। तो बस ज़ाते अली पे बोलने का मौका मिला, तो मेरे जो दिल के सबसे करीब जो तकरीर है वो मेरी वो तकरीर है। तो ये एक चीज़ है।
बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपको रिलीजियस एस्पेक्ट पे बोलना अच्छा लगता है, तो पीपल एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका फ़ायदा जितना है उससे ज़्यादा इसके कॉन्ट्रडिक्शंस और इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं इसके बाद में, वो ज़्यादा मुश्किल रहते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज दैट? आप उस चीज़ को कैसे मतलब अपने आप को उस चीज़ से सेफ रखते हैं कि हाँ, मतलब मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ जिसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा ख़राब अच्छा, हो? उसकी जो बहुत सिंपल रूल ये है कि यार आप जो हमें पता है, हम चूँकि इस माशरे में रहते हैं तो हमें इस माशरे की चीज़ों का पता है कि यार इस माशरे के अंदर ये जो है वो बाउंड्री लाइन्स हैं। बिल्कुल, अगर हमने इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया तो कोई भी सेक्ट हमसे जो है वो नाराज़ हो सकता है। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करें कि हम उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करें। तो उसके लिए उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉलेज अगर हो भी तो मैं अक्ल कुल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो अगर आप रिलीजियस तकरीर कर रहे हैं तो उसका प्रो टिप ये है कि आप जिनको भी फॉलो करते हैं, आप उनसे क्रॉस वेरीफाई करवा लें, क्योंकि हमारा जो एक स्टेटस को है वो आप समझती हैं कि वो किस तरह का स्टेटस को है। तो वो बहुत मुतशद्दिद माशरे के अंदर हम रहते हैं। ट्रू। तो इसके अंदर जो है ना वो अगर आप क्रॉस वेरीफाई करवा लेंगे ना तो आपके पास फिर उसका जवाब मौजूद होगा कि यार देखिए मेरे पास ये चीज़ मौजूद है। और प्रूफ के साथ और इंसान प्रूफ बात विथ करता है। प्रूफ बात करता है तो फिर ये जो है ना आपके लिए इतना परेशानी का बायस नहीं बनता। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप इतना पैशनेट होके अपनी सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो है ना अगर आप देखें तो अक्सर पब्लिक स्पीकिंग की तरफ इतना आ नहीं पाते, जस्ट बिकॉज़ एक वो फ़ियर होता है कि हाँ, लोग जज करेंगे पहली चीज़, दूसरा पढ़ाई के साथ-साथ आपने सीसीए किया हुआ है, ये मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी उनसे टाइम मैनेज नहीं होता, आप तो इतना करके भी टाइम मैनेज कर रहे हैं। सो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से दोनों चीज़ें कोप अप की जा सकती हैं? देखिए, जहाँ तक बात टाइम मैनेजमेंट की है ना, तो टाइम मैनेजमेंट जो सिखाने वाली सबसे पहली चीज़ है वो हमारा मज़हब है। बिल्कुल ट्रू। हमारी नमाज़ें जो है ना वक़्त के बिना जो है ना अगर वक़्त निकल जाए असर का तो आप असर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। वो अलग बात है कि मज़हब ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया, आप उसकी कज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तो टाइम मैनेजमेंट हमें जो सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी चीज़ सिखाई जा रही है वो हमारा मज़हब हमें सिखा रहा है। तो मैं कि आपको बताया कि मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, तो इस मज़हब की वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट में जो है ना बहुत आसानी हुई। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज़ है और लेज़ी होना डिफरेंट चीज़ है। मैं बहुत लेज़ी पर्सन हूँ, लेकिन मैं टाइम बहुत अच्छा मैनेज कर लेता हूँ। अगर इन केस मैंने कहीं पर टाइम अपना एक्सेस ज़ाया कर भी दिया है, तो मेरे पास जो टाइम बचा है, मैं उसकी फ्रेमवर्क्स के अंदर जो ना अपना जो भी काम है उसको करने की कोशिश करता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि यार टाइम मैनेजमेंट की सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल रोज़ा है। आप फजर के अंदर अगर आपकी अज़ान हो गई, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अगर आपने इसके बाद कुछ खाएँगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको रिलीजियस एस्पेक्ट सबसे अहम सिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार टाइम मैनेजमेंट और साथ-साथ जो मेरी ये डिग्री है, तो ये डिग्री भी आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो शुरू के पेपर्स हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने 7 नहीं 8 पेपर जो हैं वो सीबी थे। तो बाकी भी सीबी हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर है। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर इतने सवाल मौजूद हैं और इतने सवाल को हमें इतने वक्त के अंदर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमें हमारी सर्टिफिकेशन भी सिखाती है, हमारा मजहब भी सिखाता है और हर एस्पेक्ट में टाइम मैनेजमेंट आती है। अब सवाल इसके ऊपर आता है कि आप इसको किस तरह फॉलो कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रू। तो अभी जिस तरह आपने मेंशन किया कि हर चीज़ को हमें ऑफ कोर्स टाइम मैनेज करना ज़रूरी है, वरना चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं रह सकती और ये हमें सबसे इनिशियल लेवल हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। तो आपने ये सब चीज़ें मेंशन की। अब एसीसीए जैसा आपने बताया कि आपने जॉइन इसलिए किया क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी आपके पास। सो आपको किसी पॉइंट पे आके मुश्किल लगा क्योंकि आपका प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। सो एट सम पॉइंट आपको लगा कुछ पेपर्स मुश्किल लगे होंगे, कुछ ईज़ी लगे होंगे। सो डू यू वांट टू डिस्कस दैट? मैं तब चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए थे, तो मुझे मैनेजमेंट का पेपर है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। मतलब मैनेजमेंट का पेपर अच्छा इनिशियली जो है ना मैनेजमेंट के पेपर तो इतने हलवा पेपर थे कि हमने MA1 पढ़ा, MA2 पढ़ा, F2 पढ़ा। तो जब हमने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे ये बहुत ईज़ी लगी। लेकिन जब मैं फाइनेंस के पेपर के ऊपर आया तो फिर डेबिट क्रेडिट दर्द सर बन गया क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन हुई, उसमें चीज़ें समझने अच्छा मेरा पेपर बच्चे कहते हैं कि यार उनका बहुत अच्छे से पेपर पास हुआ, लेकिन मेरा FA1 जो है वो 52 पे पास हुआ। अगर 2 क्वेश्चन भी मेरे और गलत होते तो मेरा वो पेपर रह जाता। तो मुझे फिर ये चीज़ समझ आई कि यार मेरा जो वीक पार्ट है ना, मेरा फाइनेंस वाला वीक पार्ट है और मुझे इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे मेहनत करने का जो ज़्यादा वक़्त मिल गया वो क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने ACCA शुरू किया,
एसीसीए शुरू हुए हुए 1.5 महीना हुआ है और लॉकडाउन लग गया। जनवरी के अंदर यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, यहाँ पे क्लासेस हो गई क्लोज्ड। फिर इसके बाद 1 हफ्ते के बाद ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, इस दौरान में एक्टिव बिजनेस के ऊपर पार्टिसिपेशन थी, लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर बिजनेस ड्यूरेशन, कुछ बिजनेस ऐसे थे जो नेसेसिटीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो खुले हुए थे, तो हमारे बिजनेस नेसेसिटीज कैटेगरी में थे। तो अब लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो थी, बिजनेस ड्यूरेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम कर दी थी। टाइमलाइन थी कि आपने 9 to 5 है, तो अब 9 to 5 के बाद कुछ और करने के लिए था नहीं, घर से बाहर आप जा नहीं सकते हैं। तो वो जो लॉकडाउन वाला एरा था 1.5 साल का, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि यार 5 बजे के बाद मुझे करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस दौरान में तकरीरी मुकाबले भी नहीं हो रहे। अब वो तकरीर मुकाबले नहीं हो रहे, ऐवान नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब करने के ये था कि यार अब जो पढ़ा है उसको पढ़ते। तो ये चीज मुझे फिर वो हुई, उसमें फिर पेपर्स मेरे इस दौरान में बहुत जल्दी निकल गए। जल्दी इस वजह से निकल गए क्योंकि मुझे बालाज भाई से बात हुई, तो बालाज भाई ने मुझे बताया था कि यार अगर एसीसी के पेपर तुम्हारे फ्रिक्वेंट निकल रहे हैं तो तुमने कहीं पे भी स्टॉप या कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना है, और तुमने अपनी सीक्वेंस जो करनी है पेपर की, वो इस तरह करनी है कि तुम्हारा एक पेपर दूसरे से लिंक हो। अच्छा, मैंने टाइम लेकर एसीसी किया, मैंने 4 साल के अंदर एसीसी किया, लेकिन उसकी 4 साल में करने की वजह थी कि मैंने एक एक करके पेपर दिया। क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपना बिजनेस भी रन कर रहा था, क्योंकि मुझे वहां पर भी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन देनी है। तो मैंने एक एक करके अपना पेपर निकाला। तो मैं कोशिश ये करता था कि यार मैं 2.5 महीना पढूं और 3 महीने के बाद पेपर की डेट आ रही है, मैं पेपर दे दूं। इस दौरान में मेरे 2 दफा जो है वो एक पेपर दर्द सर बना। अच्छा, उसके लिए भी मैंने फिर ये नहीं किया कि मैंने उसके साथ कोई और पेपर किया। मैंने उसको उस साल उस पेपर को छोड़ दिया, मैंने कोई और पेपर पे मूव किया, और देन मैंने फिर उस पेपर की प्रैक्टिस की। अगेन रह गया वो पेपर मेरा। फिर इसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, अगेन नए पेपर की प्रैक्टिस की। मैं उसको वापस कंटिन्यूएशन कर सकता था या उसको साथ लेके चल सकता था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि यार मेरा बहुत एक्टिव टाइम अपने उस तरफ जा रहा था। तो मेरे पास टोटल दिन में 3 से 4 घंटे अपनी एजुकेशन के लिए थे। तो अगर इस दौरान में मैं अपने 2 पेपर उठाता तो हो सकता था कि शायद मैं एसीसी क्वालिफाइड आज नहीं होता, और आज मैं किसी भी पेपर के ऊपर रुका हुआ होता। और जिस तरह सीए में कहते हैं कि सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं होता, कम अगेन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एसीसी में मैं बार बार कम अगेन कर रहा होता। तो एक ये चीज जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुई। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपको एक ही पेपर ने बार बार मतलब तंग किया, ऑफ कोर्स एक हेजिटेशन हो जाती है फिर उसके बाद कि हाँ ये पेपर है, तो फिर एक मुश्किल का आपके जहन में बन जाता है, लेकिन आपने उस चीज़ को उतना पैनिक नहीं किया और बहुत इजीली कैरी फॉरवर्ड किया। सो अब आप किस तरह से स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है जब पेपर जो है वो आपको थोड़ा सा अनॉय करना शुरू करता है। सो हाउ विल यू गिव एन एडवाइस टू स्टूडेंट्स कि वो किस तरह से इस चीज से कोप अप करें? अच्छा, चूंकि मैं खुश मिजाज तबीयत का बंदा हूँ, तो खुश मिजाजी की वजह से ना डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे लफ्ज ना मेरी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये 2 लफ्ज बिल्कुल मेरी लाइफ के अंदर नहीं है। तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो मैं उसको लिखता हूँ कि यार ये मेरे साथ चलो हो गया, मान लिया, अब मैंने क्या करना है। मेरे अंदर जो है ना उसको आगे बढ़ने वाली एक नेचर है, आगे की सोच है कि यार चलो मान लिया कि यार ये हो गया, अब इसके ऊपर अगर बैठे रहेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी को सोचते रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे, और एक जहन के अंदर इतने ख्यालात आ रहे होते हैं कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यार अब मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो ओवर थिंक करना सोचने, और आपका जिस वक्त आप जिस फेज के अंदर मौजूद हैं, आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। आप इसको छोड़ दें कि यार 2 साल के बाद मैं वक्त के ऊपर अपना जर्नी कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। आप इसके ऊपर फोकस करें कि यार अभी करंटली मेरा टास्क ये है। हम असल में जो है ना फ्यूचर में जी रहे होते हैं, तो फ्यूचर में जीने की वजह से हमारे जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो फ्यूचर छोड़ दें, फ्यूचर में जो लिखा हुआ है ना तो वो वही होना है, जो ना नसीब से कम मिलना है ना नसीब से ज्यादा मिलना है। अगर आपके नहीं लिखा हुआ तो आप कुछ भी कर लें, नहीं, लेकिन हार्डवर्क कभी भी जाया नहीं जाती है। आप अगर हार्डवर्क करते हैं तो आप पास कर जाएंगे पेपर। ट्रू। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स करंटली एसीसीए परस्यू कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक आपके पास कोई एडवाइस है किस तरह से वो चीज़ों को कोप अप करें, अपना टाइम मैनेज करें साथ साथ? यार सिंपल एडवाइस एसीसीए के लिए ये है कि यार एसीसीए को मतलब समझा जाता है कि यार बहुत मुश्किल एक वो है, लेकिन सीए के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। लेकिन मैं उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि यार आप जिस भी फेज में जहाँ पर भी हैं, आप सिर्फ उसी फेज के ऊपर मेहनत करें। आप
अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन को छोड़ दें। ट्रू। तो अगर आप अभी करंटली जो पेपर आप दे रहे हैं आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर तैयारी करेंगे तो आप जो है वो ACCA पास कर जाएंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, अभी आप करंटली TLS के वाइस प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह। सो हाउ इज दैट गोइंग? आप किस तरह से वो चीज़ भी मैनेज करते हैं अलॉन्ग विद बीइंग अ बिजनेसमैन एंड एन अकाउंटेंट एज वेल? तो उस चीज़ के लिए आप किस तरह टाइम निकालते हैं? ऑफ कोर्स आपका पैशन है, तो किस तरह से वो चल रहा है सब? अच्छा, चूँकि मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिबेट्स एंड डेक्लेमेशन का, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि यार बच्चे जो है ना पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आएँ। उसका रीज़न क्या है कि यार पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टेज तक आने का नाम नहीं है। ये एक खाली पाथ है। इसका असल जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आपकी फ़ील्ड के अंदर आता है। True. आप ये देखते हैं कि यार जो भी फ़र्म के अंदर आप ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक फ़र्म से होता है या वो अगर इंडस्ट्री साइड पे भी जाते हैं, तो जो एक वेल स्पोकिंग पर्सन होता है जो कि उसको कुछ नहीं भी आता, लेकिन इसकी एग्ज़ाम्पल ये देंगे क्लास रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो एक बच्चे को जो है वो नहीं भी आता, लेकिन वो टीचर को कहता है कि मुझे आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है। तो उससे क्या होता है कि यार एक इम्पैक्ट ये होता है कि यार उसे आता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ फ़ील हो रही होती है कि यार मुझे नहीं आता तो मुझे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर लर्न द अनलर्न प्रिंसिपल के ऊपर चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएँगे। अब बच्चों को मैं कहता हूँ पब्लिक स्पीकिंग की तरफ क्यों आएँ? वो इस वजह से आएँ क्योंकि मुझे अपनी फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने जो है वो हेल्प आउट किया। बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि मैं सेल्स फ़ील्ड का बंदा हूँ। अपने बिज़नेस में सेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से पहले अगर मैं किसी सेल्स मीटिंग में जाता था तो उसको क्रैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि अब मुझे पता है कि यार अगर इन केस उसकी जो पेन पॉइंट्स हैं मुझे उससे थोड़ी देर बात करके आइडिया हो जाता है कि इसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं अपने आर्गुमेंटेशन और मैं अपनी पिच को इसी तरह डिजाइन करता हूँ कि यार आपका जो ये प्रॉब्लम है मैं इसके सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल डेवलप होता है। और दूसरा, जब आप किसी के पास जाते हैं, आप पिच करने जाते हैं, मैं अपनी फील्ड की बात करूं, तो उसका खुद जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये अपनी फील्ड के अंदर एक नॉलेजेबल पर्सन है, प्लस इसके साथ बात करके जो है वो चीजें क्लियर हो गई और इसके साथ हम काम कर सकते हैं। अच्छा, जो बहुत कम बोलते हैं वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, लेकिन उनके काम करने में और हमारे काम करने में फर्क बहुत वाज़ेह हो जाता है। और आप ये खुद देख रही हैं, आप अपनी खुद आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपकी क्लास फेलो भी यकीनन CA कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आई तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप कैमरे के सामने बात कर रही हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी क्लास फेलो हो, वो भी CA के उतने ही पेपर क्लियर किए हों जितने आपने, लेकिन वो शायद कैमरे के सामने ना आ सके और उस तरह ना बोल सके क्योंकि उसकी हेजिटेशन है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक ये वजह है। तो किस तरह से आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि वो आएं और इस चीज़ को ज्वाइन करें? क्योंकि आप देखें अभी भी चाहे हम जितना भी आगे आ गए हों, हेजिटेशन उतना ही है एंड इट रिमेन्स अमंग्स बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। दोनों में ही ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं इतना बोलना चाहते, ना वो सामने आके अपफ्रंट होके कोई बात करना चाहते हैं। शायद वो जजमेंट का उनको डर है या उसके अलावा कोई भी सेट्स हो। तो किस तरह से वो ज्वाइन करें? मैं जजमेंट की जहाँ तक बात करूँ ना, तो एक चीज़, जब ACC की ओरिएंटेशन यहाँ पर हुई थी तो वहाँ पर एक सर थे, ACC से उनका ताल्लुक है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। तो उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि आज आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो कल आपके साथ हो सकता है ना हो सकता है अगले पेपर में साथ हो, उससे अगले पेपर में ना हो। तो आपकी ट्रेजेक्ट्रीज बहुत डिफरेंट है। तो अब हेजिटेशन होती है, अगर आप कहीं पर तकरीर करने जा रहे हैं, आप कहीं पर कोई भी प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपकी जो उनकी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो बहुत डिफरेंट है। और कोई किसी को उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ये हमारे अंदर का एक वो परसेप्शन है, फोबिया है कि यार वो हमें जज करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जज करें, उनके पास अपनी जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो आपने अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है कि यार आप आए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अच्छा, सबसे अहम चीज होती है कि यार सिर्फ आपका आना ही अहम है, क्योंकि हमारे टीचर हमेशा कहते हैं या तो कोई जो है वो जीत कर जाता है या सीख कर जाता है। आप आए, आपकी हेजिटेशन कम हुई। इनिशियली जब बच्चे आते हैं तो वो बहुत लेग करते हैं, उनके पाँव कांप रहे होते हैं, उनसे सही बोला नहीं जाता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी ऐसा ही था, मुझे अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता था। तो लेकिन हमने किसी बैसाखी का सहारा नहीं लिया, खुद चलना शुरू किया, गिरे, फिर संभले और उसके बाद अब हम चल रहे हैं।
Thank you so much, Shehbaz. It was lovely meeting you. Thank you so much, viewers, for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below whom do you want to see next in the episode. Thank you.